हेलो एंड वेलकम टू दी फर्स्ट वीडियो ऑफ ट्रेडर बिलीव्स। और आज हम सीखेंगे कि कैसे डे ट्रेडर्स इंपॉर्टेंट लेवल मार्क करते हैं नेक्स्ट डे के लिए और उसको एनालाइज करते हैं कि पता कर सके कि कहाँ पे प्राइस एक्शन होगा या उसके अकॉर्डिंग कहाँ पे एंट्री एग्जिट कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या स्टॉप लॉस ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम देख लेते हैं कौन से वो लेवल्स है जो हम मार्क करने वाले हैं। फर्स्ट है स्विंग हाई, स्विंग लो, सप्लाई डिमांड जोन, ब्रेकआउट लाइन, वर्जिन सीपीआर, गैप्स, डे हाई एंड लो। फर्स्ट है स्विंग हाई एंड लो। स्विंग हाई एंड स्विंग लो हमेशा हायर टाइम फ्रेम पे ही मार्क करते हैं, जैसे 1 डे टाइम फ्रेम हो गया। और जैसे मार्केट इस तरीके से मूव कर रहा है अप साइड में और सडनली यहाँ से डाउन साइड में जा रहा है, तो ये हमारा स्विंग हाई हो गया। और मार्केट फिर समवेयर हियर सपोर्ट लेके फिर से अपसाइड बाउंस हो रहा है, तो ये हमारा स्विंग लो हो गया। तो चलिए इसे चार्ट पे देखते हैं। ये निफ्टी 50 का चार्ट है, इसको मैं हाई टाइम फ्रेम पे कर देता हूँ। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ कि इजीली पता चल सके। जैसे कि कैंडल ने समवेयर यहाँ पे सपोर्ट लिया और ये कंटिन्यूसली अपसाइड ट्रेंड कर रहा था। समवेयर यहाँ पे इसने पॉज लिया और अपसाइड बाउंस लगा रहा था, बट समवेयर यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग हो गए और ये डाउन साइड फॉल करने लगा। तो ये हमारा स्विंग हाई है, ये ऑलरेडी मैंने मार्क किया है। और ये समवेयर यहाँ पे पॉज लिया था जैसे मार्केट ने, तो ये मेरा स्मॉल स्विंग लो था। ये अभी तो 21 तारीख को ब्रेक कर दिया और उससे पहले ये मेरा स्विंग लो था। तो अब देखिए 20 तारीख को 21 को ब्रेक हुआ, मतलब 20 तारीख को ये मेरा स्विंग लो था और एग्जैक्टली वहां से ही कैंडल ने अपसाइड बाउंस लगाया। अभी जिसको आ, पता है यहाँ पे एक स्विंग लो है, स्मॉल सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। और यहाँ पे इसने एक ग्रीन कलर का कैंडल सिग्नल दिया, तो इजीली यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के इजीली 1:2 या 3 के लिए इजीली जा सकता है। और इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग वो किस तरीके से करेंगे, जब कैंडल यहाँ तक बाउंस हो जाएगा तब उसको सिग्नल आएगा कि हाँ यहाँ पे मुझे बाय करना है, जैसे आरएसआई स्टोकास्टिक ऐसा हो गया। तो उसमें तो अब यहाँ पे उसने जैसे बाय तो कर लिया, पर उसको पता नहीं है स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। अब इतना बिग स्टॉप लॉस तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो उसके लिए फिर उसको पता नहीं है एग्जिट कहाँ करना है। और इतना बड़ा बाउंस करने के बाद अगर कैंडल थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ जाएगा तो वो पैनिकली एग्जिट कर देगा। इसलिए जितना हमको पता होना चाहिए कहाँ पे एंट्री ले रहे हैं, उस उतना ही हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे हमको एग्जिट करना है। उससे पहले हमें वही फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे एग्जिट करना होता है। तो जैसे कि मार्केट सुबह से 9:15 से डाउन साइड में देखिए फॉल कर रहा था और एग्जैक्टली यहाँ स्विंग लो पे उसने सपोर्ट लिया। खैर, तो अभी ये फिलहाल ये स्विंग लो हमारा अभी वैलिड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। और इसे हम लोग स्विंग लो नहीं बोल सकते, क्योंकि ये कंटिन्यूसली डाउन साइड की तरफ फॉल हो रहा है और अभी एक सम काइंड ऑफ डोजी कैंडल इसने बनाया है। अगर जैसे कैंडल कल अगर अपसाइड मूव करता है या एक और अपसाइड मूव करता है, तो हाँ इसे हम लोग स्विंग लो बोल सकते हैं। बट अभी ये फिलहाल अनडिसीजन है, मतलब अभी पता नहीं है कि आगे क्या होगा, तो वेट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड देख लेते हैं सप्लाई एंड डिमांड जोन। जैसे ये कुछ हद तक स्विंग हाई स्विंग लो की तरह ही होता है। जैसे स्विंग हाई वन डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, और ये सप्लाई डिमांड जोन ट्रेडिंग टाइम फ्रेम पे। जैसे मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता हूँ, तो मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे सप्लाई डिमांड जोन चेक करूंगा। तो यहाँ पे मैं 20 जनवरी का मैं बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मार्केट
9:15 पे ओपन हुआ और ये कंटिन्यूसली डाउन साइड फॉल कर रहा है और समवेयर यहाँ पे इसने क्लोजिंग कर दी है। जैसे ही मार्केट यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ और ये कंटिन्यूसली नीचे की तरफ डाउनफॉल हो रहा है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सेलर्स है जो यहाँ पे मार्केट को अपसाइड में आने नहीं दे रहे। तो ये हमारा एक सप्लाई जोन कह सकते हैं, ये हमारा एक सप्लाई जोन है। तो जैसे ये हाई तो है पर इसके साथ साथ ये सप्लाई जोन भी है। और उसी तरीके से अगर मार्केट कैंडल अपसाइड बाउंस हो रहा है, अपसाइड बाउंस हो रहा है, तो ये हमारा एक डिमांड जोन है। तो यहाँ पे हम लोग अलग तरीके से इसको जैसे मार्क कर देंगे। जैसे ये हमारा एक सेकेंड मैं इसे पहले हटा लेता हूँ। जैसे ये हमारा सप्लाई जोन है, तो इसको मैं अलग तरीके से मार्क कर दूंगा कि लाइव मार्केट में मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं। तो इस तरीके से मैं डॉटेड लाइन में मार्क कर देता हूं। और इसी तरीके से जैसे कि यहाँ पे 21 तारीख को भी कैंडल अपसाइड मूव हो रहा था और इंस्टेंटली यहाँ पे देखिए डाउन साइड फॉल होने लगा, पर ये कैंडल वापस से अपसाइड बाउंस हो गया। तो मैं इसे सप्लाई जोन नहीं कहूंगा। अगर ये डाउन साइड फॉल होता और यहाँ पे समवेयर क्लोजिंग कर देता, तो हाँ, ये मैं एक स्मॉल सप्लाई जोन बोल सकता था कि यहाँ पे एक स्मॉल सेलर्स है जो एक्टिवली यहाँ पे सेल कर रहा है। तो मैं इसको इस तरीके से मैं मार्क कर दूंगा कि मुझे पता चले नेक्स्ट डे कि कहाँ पे बायर्स बैठे हैं, कहाँ पे सेलर्स है। और जैसे मैं नेक्स्ट डे देखूंगा कि कैंडल अगर इस लेवल पे पहुंचता है तो किस तरह का मूव दिखाता है। मैं डायरेक्टली एंट्री कभी नहीं लेता। जैसे मेरा एक कोई सेटअप है तो मैं उसी के बेस ट्रेडिंग लेता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग सप्लाई और डिमांड जोन मार्क कर सकते हैं। वैसे ये तो सप्लाई जोन नहीं है, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल की ओर से बताया कि इस तरीके से मैं मार्क करता हूं। तो आगे देखते हैं। थर्ड है ब्रेकआउट लाइन। ये मैंने जैसे खुद एनालाइज किया है उस तरीके से मैं बताता हूं। मैं आपको पहले एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं। जैसे मार्केट समवेयर यहाँ पे ओपन होता है और जैसे वो एक सेकेंड, जैसे मार्केट ओपन होके ऐसे बुलिश साइन दिखाता है और यहाँ पे ऐसे बुलिश सिग्नल ऊपर की तरफ जाता है। और जैसे मार्केट अगर ये लेवल पे आके वापस इसको ब्रेक कर देता है तो ये मेरे लिए एक ब्रेकआउट लाइन की तरह, मतलब इंपॉर्टेंट लाइन की तरह काम करेगा। और इसको मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन उसके बाद इंपॉर्टेंट लाइन हो जाता है। जैसे कि पहले ये सपोर्ट था, उसके बाद ये रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। और ये मैं सिर्फ नेक्स्ट डे के लिए ही मैं ये लेवल मार्क करता हूँ। जैसे इस कैंडल में मार्केट पहले ओपन हुआ तो एक बुलिश पिन बार की तरह उसने एक पिन बार बनाया और समवेयर 9:30 को उसने ये लाइन ब्रेक कर दिया, ये लाइन। तो नेक्स्ट डे के लिए ये एक ब्रेकआउट लाइन, ये मतलब एक इंपॉर्टेंट लाइन की तरह काम करेगी। जैसे मैं ये सिर्फ नेक्स्ट डे के लिए ही ये मार्क करता हूँ और ये उस दिन के लिए भी वैलिड है। जैसे कि कैंडल अगर वापस से उस लेवल पे पहुंचेगा, अगर जैसे पहले ये सपोर्ट था तो ये बाद में रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और यहाँ पे समवेयर यहाँ पे मुझे वीकनेस दिखती है। जैसे कि यहाँ पे ग्रीन रेड कैंडल कंफर्मेशन यहाँ पे है, तो मैं इजीली यहाँ पे एंट्री लेके यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रख के इजीली 1:2 या 3 के लिए इजीली मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा। और उसी तरीके से ऑपोजिट भी इसको मैं वैलिड गिनता हूं। जैसे कि
जैसे कि मार्केट सम, एक सेकेंड, जैसे मार्केट समवेयर यहाँ पे ओपन होके यहाँ पे एक बेयरिश साइन दिखाता है, नीचे की तरफ बाउंस होता है, तो ये एक इम्पोर्टेंट लाइन होता है। जैसे वापस से अगर कैंडल इस लेवल पे आके, ये लेवल है उसको ब्रेक करके अपसाइड में, अपसाइड की तरफ क्लोजिंग देता है यहाँ पे कहीं पे या कहीं पे भी इसके ऊपर, तो ये नेक्स्ट डे के लिए ये ब्रेकआउट लाइन इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ। पर ऐसा नहीं कि कैंडल इधर आके फिर एक बार ऊपर जाके फिर नीचे जाके, तो फिर मैं इसको वैलिड नहीं मानता। बट अगर इस जैसे कि यहाँ पे, जैसे कि कैंडल ने यहाँ पे नीचे की तरफ बाउंस किया, अगर नीचे की तरफ यहाँ पे क्लोजिंग कर देता तो नेक्स्ट डे के लिए ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट लाइन होता। बट सेम डे कैंडल यहाँ पे आके डाउन साइड की तरफ बाउंस हुआ, फिर भी ये लाइन मेरे लिए एक ब्रेकआउट लाइन, मतलब इंपॉर्टेंट लाइन की तरह काम करेगा, रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो ये मैं सिर्फ नेक्स्ट डे के लिए ही मार्क करूंगा, उसके बाद मैं हटा दूंगा। और सेम अपोजिटली उसी तरीके से जैसे यहाँ पे बुलिश साइन है, उस तरीके से यहाँ पे अगर बेयरिश साइन यहाँ पे बेयरिश साइन होता है, और अगर कैंडल इस तरफ से इसको ब्रेक करके अपसाइड में क्लोज करता है, तो ये मेरे लिए ब्रेकआउट लाइन की तरह काम करेगा। तो उस तरीके से थर्ड है ब्रेकआउट लाइन। अब फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ है वर्जिन सीपीआर। Okay, now Virgin CPR. Okay, now why we are calling CPR as a Virgin CPR? This is CPR, but if this candle doesn't break this entire range for the day and the next trading session, it's called Virgin CPR. सिंपल वे में, जैसे अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है और कैंडल अगर इसको बिना टच किए यहीं पे क्लोजिंग या यहाँ कहीं भी इसके नीचे इसको बिना टच करे क्लोजिंग देता है, तो नेक्स्ट डे ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। जैसे अगर अपसाइड में कैंडल है तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। जैसे कैंडल यहाँ पे है तो चांसेस ज्यादा है कि यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस कर दे, और ये जितना वाइड रहेगा, जितना मतलब चौड़ा रहेगा, उतना ये इसकी पावर ज्यादा होती है। तो इसे मैं सिर्फ 2 या 3 सेशंस के लिए मार्क करता हूं, मैक्स 1 वीक के लिए। इस तरीके से मैं मार्क कर देता हूं, और ये जितना वाइड रहेगा, जितना बड़ा रहेगा, वो ज्यादा ही स्ट्रांग रहेगा। जैसे कि ये है, या इससे भी ज्यादा। जैसे बैंक निफ्टी में सम काइंड ऑफ नैरो सीपीआर है, मतलब ज्यादा, देख सकते हैं, एक सेकंड, देखिए ज्यादा बिल्कुल वाइड नहीं है, एकदम नैरो है। तो ये भी एक वर्जिन सीपीआर है, बट ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, और ये नेक्स्ट डे के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। अगर इसको नेक्स्ट डे अगर मार्केट यहाँ तक नहीं पहुंचता या यहीं पे कहीं क्लोजिंग हो जाता है, तो उसके बाद भी ये वैलिड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। वैसे मैं ज्यादा इसको प्रीफर नहीं करता, वैसे मैं 3 से 4 सेशंस के लिए इसे मार्क कर देता हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम इस पे मुझे ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं मिलती, इसीलिए ये मेरा व्यू है, बट ये मार्क करना भी जरूरी है। ओके, नाउ फिफ्थ है गैप्स। गैप्स बेसिकली कोई ओवरनाइट न्यूज की वजह से मार्केट में गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है। जैसे इलेक्शन हो गया, या बजट देख लो, या तो कोई कंपनी का कोई रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, तो उसकी वजह से गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होती है। जैसे कि मार्केट
समवेयर यहाँ पे उसने अगर क्लोजिंग की है और नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपनिंग हुआ, तो समवेयर यहाँ पे अगर ओपन होके यहाँ पे अगर क्लोज करता है तो ये हमारा गैप है, गैप बॉर्डर कह सकते हैं। तो ये मोर चांसेस है कि नेक्स्ट टाइम अगर कैंडल यहाँ पे आए तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। तो जब तक गैप फिल नहीं होता तब तक मैं ये लेवल्स मार्क करके रखता हूँ, क्योंकि 90% गैप फिल हो जाता है। 10% तो कुछ कह नहीं सकते, जैसे कि मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ। अभी तो गैप्स नहीं दिख रहा, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पे समवेयर 11 जनवरी को समवेयर मार्केट यहाँ क्लोज हुआ, पर ओवरनाइट न्यूज की वजह से समवेयर 12 जनवरी को यहाँ पे ओपनिंग हुई और ये अपसाइड में बाउंस हो गया। फिर देखिए 14 जनवरी को इसने समवेयर सेम गैप बॉर्डर पे सपोर्ट लिया और अपसाइड बाउंस हो गया, और नियर सेकेंड टाइम भी यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया और बाउंस हो गया, और थर्ड टाइम इसने 18 जनवरी को इसने ब्रेक कर दिया और गैप फिल कर दिया। तो इसके बाद ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं इसको इसके बाद रिमूव कर देता हूँ। इसके बाद ये डाउन साइड ट्रेंड होने लगा, तो इसीलिए गैप बॉर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है मार्क करने के लिए। इसीलिए आपको गैप बॉर्डर्स मार्क करना जरूरी है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आपको पता चले कि कहाँ पे कैंडल सपोर्ट ले सकता है या कहाँ पे उसको ब्रेक कर सकता है। बेसिकली ये गैप अप क्यों होता है, जैसे मार्केट यहाँ इंडिया में 950 को ओपन होता है, पर जो SGX निफ्टी है जो सिंगापुर में ट्रेड होता है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए जो ट्रेड करते हैं, जो इंडियन स्टॉक में बाय करते हैं, तो 6:30 टू 11:30 PM तक ओपन रहता है। तो उसके वजह से वहां पे बाइंग या सेलिंग या कोई भी न्यूज की वजह से वहां पे सेलिंग या बाइंग होती है, तो उसके वजह से यहाँ पे गैप अप होता है। एंड अगर आप नए हो, आपने जस्ट अभी स्टार्ट किया है ट्रेडिंग देखना या सीखना, तो आप जैसे मैंने बताया, ये आप सारे लेवल्स इस तरीके से मार्क करो। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में आप मार्क करो और उसको एनालाइज करो। आप डेली बेसिस पे उसको आप मार्क करके यहाँ से आप सेव करो, और आपको इजीली आपको डेली डेली जैसे आप उसको मार्क करोगे, रोज उसको चेक करोगे, तो आपको पता चलेगा कि रियल में मार्केट कभी भी रैंडम मूवमेंट नहीं करता। उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, तो आपको वो रीजन पता चलेगा। हम ये लेवल्स मार्क नहीं करते या हमें पता नहीं होता, इसलिए हमें मार्केट्स के ये सारे मूवमेंट रैंडम लगते हैं। इसीलिए आप पहले इसको मार्क कीजिए और आप डेली बेसिस पे इसको चेक कीजिए। अब सिर्फ देखिए कि ये मार्केट किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है या कहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है। कि मार्केट में आपको पहले होमवर्क अपना कर लेना होगा। जैसे स्कूल में तो नहीं करते थे, तो कभी कभी तो चल जाता था, बच जाते थे, पर यहाँ पे मार्केट सुप्रीम है, यहाँ पे छोटे मिस्टेक की भी पनिशमेंट मिलती है। इसलिए आपको पहले लर्निंग पे ध्यान देना चाहिए। एंड उसके बाद अगर जब आप ट्रेड करते हो स्मॉल अमाउंट में, अगर आप ट्रेड करोगे, मिस्टेक करोगे, तो वहां से आपको आइडिया आएगा, पता चलेगा कि कहाँ पे वो मिस्टेक्स हो रही है। तो वहां से आपकी रियल लर्निंग स्टार्ट होगी कि कैसे आपका साइकोलॉजी आपके ट्रेडिंग डिसीजन को इफेक्ट करता है। अगर मिस्टेक्स भी राइट डायरेक्शन में अगर आपने लिया होगा, जैसे आप सिर्फ अपने सेटअप पे ही ट्रेड करते हो और उसमें अगर आप मिस्टेक करते हो, तो आपको आइडिया आएगा कि किस तरीके से मेरा साइकोलॉजी है, किस तरीके से मैं पैनिकली कहाँ पे एग्जिट कर देता हूँ, कहाँ पे मैं फोमो की वजह से बाय करता हूँ। वहां से आपकी रियल लर्निंग स्टार्ट होगी। और लास्ट है हमारा डे हाई एंड लो। तो ये बहुत सिंपल है। ये यहाँ यहाँ पे सिर्फ आपको डे हाई और डे लो दोनों मार्क करना है।
अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं निफ्टी या बैंक निफ्टी, तो आपको दोनों में इसी तरीके से, जैसे सारे लेवल्स 6 पॉइंट्स मैंने बताया, उसी तरीके से आपको दोनों में उसी तरीके से मार्क करना है। क्योंकि आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो इम्पोर्टेंट है, या तो बैंक निफ्टी में भी आपको चेक करना उतना ही जरूरी है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मोस्ट ऑफ, यहाँ पे बहुत लोगों ने इसके नीचे जैसे ही कैंडल गया होगा तो बहुत लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट साइड ट्रेड लिया होगा, सोचा होगा यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, पर इनिशियली यहाँ से कैंडल ने सपोर्ट लेके बाउंस हो गया। और ये क्यों हुआ, आप बैंक निफ्टी में देखिए, यहाँ पे 255 को यहाँ पे बियरिश सिग्नल आया, और यहाँ पे बुल, यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखिए ये रेंज अभी भी उसी तरीके से सपोर्ट की तरह काम कर रही है। तो यहाँ पे से बैंक निफ्टी ने बाउंस दिखाया, तो यहाँ से निफ्टी में भी इस तरीके से बाउंस हो गया। अब जहाँ इधर जितनों ने यहाँ पे शॉर्ट एंट्री ली होगी, सबका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, इसीलिए ये कैंडल इतना बड़ा है। क्योंकि यहाँ पे जिसने सेल किया है तो उसको अपना कवर एग्जिट, अपना पोजीशन एग्जिट करने के लिए यहाँ पे बाय किया होगा, इसलिए ये कैंडल इतना बुलिश है। सो दैट्स इट गाइस, मेरा मोटिव था कि इसको एज सिंपल एज करके आपको समझाना। सो इफ यू लर्न समथिंग न्यू देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।